देखो स्टूडेंट्स, बिजनेस प्लान का जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हुए ये फोर्थ है ऑपरेशनल प्लान। देखो प्रोडक्शन प्लान में हम लोग पढ़े थे प्लान योर वर्क, मतलब कि कौन सा काम करना चाहिए, कैसे वो काम को करेंगे, कब और कैसे वो काम को कंप्लीट किया जाएगा, इस बारे में प्रोडक्शन प्लान था। ठीक है, कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, है ना, ये था। लेकिन ऑपरेशनल प्लान इंश्योर्स वर्क योर प्लान, इसमें है कि जो काम है वो काम को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशनल प्लान को बोला जा रहा है इट इज ए ब्लू प्रिंट प्रिपेयर्ड राइट इन एडवांस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशन। जो एक्चुअल जो मेरा काम है उसका ये ब्लू प्रिंट है, और ये ब्लू प्रिंट बनाने से लाभ क्या होगा। पहला है कि हम लोग का इंश्योरिंग ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटेरियल जो इनपुट है उसका फ्लो होता रहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस वक्त तक जब तक के फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ठीक है ना, तो हर मूवमेंट के बारे में इसमें डिटेल में बताया जाता है, हाँ, कि कैसे से इनपुट से आउटपुट का मूवमेंट में का क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप होगा। दूसरा बेनिफिट जो है ये ब्लू प्रिंट बनाने का कि फैसिलिटेटिंग कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कभी भी हैम्पर नहीं हो, रुके नहीं, रोजाना रेगुलरली काम हो। और साथ में लेसर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अनफिनिश्ड वर्क, मतलब काम हुआ कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा कम होना चाहिए, है ना, आधा अधूरा काम नहीं हो, जो भी काम हो कंप्लीट हो जाए। और मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। ठीक है, और का लाभ है कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क इंजीनियरिंग परचेजिंग प्रोडक्शन सेलिंग, मतलब एक तालमेल होना चाहिए कि माल का परचेज करने से फिर प्रोडक्शन से, कि ऐसा नहीं हो कि हम इतना कम माल खरीदे कि मेरा प्रोडक्शन रुक जाए, इतना ज़्यादा माल खरीद लिए हैं कि मेरा प्रोडक्शन से ज़्यादा माल खरीद लिया तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया ना। और फिर उसके बाद सेलिंग और इन्वेंट्री, ऐसा नहीं फिनिश्ड गुड्स हो गया उसका इन्वेंट्री बहुत है ना, और माल बिक नहीं रहा, तो ये सब के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। तो ब्लू प्रिंट बनाएंगे तो ये लाभ होगा। डिस्क्राइबिंग द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कंज्यूमर, और सर्विस कस्टमर को हम लोग ठीक ढंग से दे सके। इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अच्छा क्वालिटी कंट्रोल, और है अंडरटेकिंग द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉलिसीज, तभी हम लोग एक अच्छा प्रोडक्शन पॉलिसी और जो सस्ता हो बढ़िया हो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार से एडवांटेज हुआ ब्लू ऑपरेशनल प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, तो ये एडवांटेजेस अगर हम लोग को डिराइव करना है ना, तो बताया कि पेज अटेंशन टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द प्लान। ठीक है, पहला रूटिंग, मतलब पाथ, है ना, रूट बनाना। रूटिंग इज ए प्रोसेस कंसर्न विद डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट रूट और पाथ a product process or service has to follow right from raw material till its transformation into finished product। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। देखो रूट क्या है कि एग्जैक्ट पाथ डिटरमाइन करना कोई भी मटेरियल का इनपुट से फिनिश गुड्स तक। जैसे कि कोई फैक्ट्री है तो उसमें पहला काम होगा मान लो मेल करने का, कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, सामान है, उसको मतलब स्टील या कोई आयरन स्टील फैक्ट्री है, तो उसमें पहले कहा होता है कि पहले इनपुट जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको पहले हम लोग मेल करते हैं। तो पहले मेलिंग करने का काम हुआ, तो हम लोग रूट बना रहे हैं मेलिंग का। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको ड्रिल करेंगे, तो ड्रिलिंग का काम हुआ। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में बोरिंग करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर उसको कुछ लेद मशीन में यूज़ करेंगे, हाँ, उसमें काम होगा। लास्ट में फिर ग्राइंडिंग करेंगे ना, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रूट हुआ कि इनपुट से फिनिश्ड गुड्स होने तक, तो ये एक हम लोग पहले से पाथ डिटरमाइन कर लिए। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रूटिंग। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा शेड्यूलिंग, तो सिंपली मीन्स फिक्सेशन ऑफ टाइम, डे, डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड and completed. In general, it is the determination of time that should be required to perform its job. देखो इसी में शेड्यूलिंग क्या हो रहा है कि इसमें डे फिक्स करना कि किस दिन हम लोग मेल करेंगे या किस टाइम में करेंगे। मान लो कोई ऑपरेशन बहुत लंबा चलने वाला है, हो सकता है 1 महीना में होगा,
या कोऑपरेशन कोई प्रोसेस बस इस सप्ताह में या एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले जो मेलिंग करेंगे तो कब करेंगे उसके लिए डे या टाइम फिक्स करना, फिर ड्रिलिंग कब करेंगे उसका डे टाइम, बोरिंग ये जो हम लोग रूट बनाए हैं ना, तो कौन सा काम कब होगा, कितने बजे होगा, किस दिन होगा, इस तरह का सारा टाइम पहले से फिक्स कर देना, इसी को बोलते हैं हम लोग शेड्यूलिंग। देखो नेक्स्ट है डिस्पैचिंग। तो इसके लिए हम एक अलग नोट बना दिए हैं, उसी को फॉलो करना। देखो क्या लिखे है, ये नोट ज़्यादा सही है, इसी को फॉलो कर लेना। इट गिव्स नेसेसरी authority to start a particular work which has already been planned under routine and scheduling. It is the release of orders and instructions for the starting production for any item in accordance with the route sheet and schedule charts. मतलब कहने का क्या है कि जैसे कि डिसाइड हो गया रूट में कि मेलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग मान लो बोरिंग करेंगे, फिर लेद मशीन में ले जाएंगे, लास्ट में ग्राइंडिंग करेंगे। हम लोग फिर शेड्यूलिंग भी, टाइम भी डिसाइड कर लिए अपने एज पर प्लान कि कब कौन सा काम होगा या किस दिन होगा। लेकिन डिस्पैचिंग मैंने का हो गया कि ये कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई एक अथॉरिटी पर्सन है, उसको ये काम दिया गया है। वो जब तक ऑर्डर नहीं देगा, है ना, जब तक वो ऑर्डर रिलीज नहीं करेगा या इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो हम उस काम को, जिस आदमी को काम दिया गया होगा, वो मेलिंग का काम नहीं कर सकता। ठीक है, मेलिंग का डिसाइड हो गया कि मेलिंग करना है, मान लो 5 जून को करना है, 8 बजे करना है, 10 बजे करना है, तो एक डिपार्टमेंट है, मतलब एक अथॉरिटी पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ऑर्डर देगा, हाँ ठीक है अब आप 8 बजे, अब आप जो है 8 बजे से आप ये काम शुरू कीजिए। मतलब इसमें होता क्या है कि शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग के बीच में एक होता है कि ये करना, मतलब काम को सौंपने के लिए पहले तो बीच में गैप है, छूट गया, किताब में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा काम किससे कराना है, वो भी एक स्टेप होता है। तो कौन सा काम किससे कराए वो डिसाइड होने के बाद में ये डिस्पैचिंग जो मैनेजर होगा या अथॉरिटी पर्सन होगा, वो उस आदमी को वो काम करने का ऑर्डर देगा उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पैचिंग असल में यही हो जा रहा है, रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टार्टिंग प्रोडक्शन, कि हाँ अब आप काम शुरू कीजिए, 8 बजे आप काम शुरू कीजिए, 8 से 10 आपको काम करना है ना, फिर 10 से 12 कोई और काम करना है, फिर मान लो फिर लेद मशीन में काम होना है, फिर उसके बाद में ग्राइंडिंग का कौन सा काम कितना देर तक होगा नहीं होगा, उसके लिए ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्पैचिंग। तो ये नोट भी फॉलो कर सकता है, लेकिन हम एक नोट बनाए हैं, उसको फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है। देखो नोट में क्या लिखे है, इट गिव्स नेसेसरी अथॉरिटी टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर वर्क विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड अंडर रूटीन एंड शेड्यूलिंग। मैंने रूटीन जो पाथ है और जो शेड्यूलिंग था, जो टाइम था, उसके हिसाब से जो प्लान बना है कि रूट कैसा है और कब कौन सा काम करेगा। तो उसके लिए इट इज़ द रिलीज ऑफ ऑर्डर, तो वो जो काम कब करना है, कितना बजे करना है ना, तो उसके लिए ये ऑर्डर रिलीज करता है। ये जो ऑथराइज्ड पर्सन, ये डिपार्टमेंट ही है, समझ लो है, ऑथराइज्ड पर्सन है। तो ये डिस्पैचिंग जो है, इट इज़ द रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टार्टिंग प्रोडक्शन फॉर एनी आइटम इन अकॉर्डेंस विद द रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट्स। मतलब जैसे कि ये रूट बना हुआ है कि और टाइम भी शेड्यूलिंग हुआ था कि ये काम होगा सुबह में 10 बजे का, मान लो काम होगा, ठीक है, तो 10 से 11 बजे तक का काम होगा। फिर मान लो यहाँ पे काम 12 बजे से 1 बजे तक का होगा, और यहाँ पे काम, ये सब शेड्यूल पहले बन गया कि यहाँ पर 1 बजे से लेकर के मतलब 1:30 से लेकर के मान लो यहाँ पर 2:30 तक काम होगा। फिर लेद में होगा कि 3 बजे से काम होगा 4 बजे तक का, है ना, और फिर लास्ट में ग्राइंडिंग होगा 4 बजे से या 4:30 बजे से ग्राइंडिंग हुआ। तो ये तो हम लोग शेड्यूल कर दिए, रूट बना लिए। तो डिस्पैच में है कि इट इज़ द रिलीज ऑफ ऑर्डर। अब ये एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टार्टिंग प्रोडक्शन फॉर एनी आइटम। अब कोई भी काम है तो यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे होगा, तो उसके लिए ऑर्डर रिलीज करेगा कि अब आप यहाँ पे आकर के, जिसको काम दिया गया है, जिस वर्कर को ना, उस वर्कर को बोला जाएगा कि अब आप जो है आइए आकर के 10 से 11 तक अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। तो वही बताएगा डिस्पैचिंग का है, रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन फॉर एनी आइटम, हाँ, इन अकॉर्डेंस विद द रूट शीट के अनुसार से। ये काम आप इतना बजे यहाँ कर लीजिए, लेद में ले जाइए, 3 से 4 बजे तक वो काम करना है, फिर दूसरा कोई काम करेगा। तो एक मतलब एक ऑथराइज्ड पर्सन है जो ये चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉलो अप।
तो इसका भी एक नोट है, उसी को फॉलो करना। देखो, फॉलो अप सेक्शन इज फॉर्म्ड टू रिपोर्ट डेली प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन ईच शॉप इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्लान परफॉर्मेंस। माने एक तरह का ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है। इसका काम ये है, ये देखना कि जैसा प्लान किए थे उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उससे डेविएट हो गया, मतलब अलग हो गया है, तो उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। Inspection is carried out for confirming that quality produced is of determined standard। मतलब जो बनाया गया है, तो जैसा हम लोग स्टैंडर्ड तय किए थे उसी के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करना। और डिफेक्टिव पार्ट्स आर रिजेक्टेड सो दैट ओनली प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी शुड रीच टू कस्टमर्स। और ये भी देखना कि कोई ख़राब सामान है तो उसको रिजेक्ट कर देना, जिससे कि कस्टमर तक नहीं पहुँचे। और काम इसका क्या होता है कि टू रिड्यूस रिजेक्शन एंड वेस्टेज, इंस्पेक्शन इज डन इन वेरियस स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो और जो लास्ट इम्पोर्टेंट काम है कि दिस एलिमेंट हेल्प्स, मतलब ये जो इंस्पेक्शन करने से हेल्प एंटरप्रेन्योर टू सेटअप लेबोरेटरीज स्ट्रेटेजी और मेथड। तो इंस्पेक्शन अगर करेंगे तभी हम लोग अपना प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए लेबोरेटरी का सेटअप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी या मेथड बना सकते हैं टू इंश्योर प्री डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। तो ये इंस्पेक्शन का ये लाभ होता है कि हम लोग इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। शिपिंग ये बहुत सिंपल है कि इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि हाउ द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, कि जो हम लोग सामान बनाएं किस तरह से कंज्यूमर तक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। यू मे स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस बट सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम विल फॉल इनटू वन ऑफ द 4 बेसिक कैटेगरी। मतलब आप प्लानिंग बिजनेस करने का चाहे जैसा भी कीजिए, ये 4 में से कोई एक नहीं होगा। या तो आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होगा, ये बिजनेस दैट मेक्स ए टेंजेबल प्रोडक्ट, या फिर आप जो प्लान किए बिजनेस का तो वो बिजनेस आपका होलसेल रूप में हो सकता है, या वो बिजनेस आपका रिटेल रूप में हो सकता है, या वो एक प्रकार का सर्विस हो सकता है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब बिजनेस का जो प्लान है वो ये 4 में से कोई ना एक कैटेगरी में जरूर आएगा। तो बताया जा रहा है कि 10 ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान दैट डिस्क्राइब्स द प्रपोज वेंचर्स फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो वो तो उधर में हुआ कि या तो होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, और एक क्या था हम लोग का, हाँ, सर्विस फॉर्म में। तो ये 4 में से कोई एक हो सकता है। तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या जो होलसेल करेंगे या रिटेल करेंगे, तो वो चीज़ या तो सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म में हो सकता है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक आदमी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, या फिर पार्टनरशिप रूप में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग वही मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्म में हो सकता है, कोऑपरेटिव में या कॉरपोरेशन में कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। या मान लो कि अगर हम लोग होलसेलर काम करेंगे तो होलसेलर भी 5 में से कोई एक फॉर्म हो सकता है। सर्विस प्रोवाइड करना है तो वो भी ये 5 में से कोई एक फॉर्म में हो सकता है। मतलब वो जो भी हो तो उसका ऑनरशिप जो है ना, फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इसमें से कोई भी हो सकता है। अब इसमें से कोई भी हो तो हम लोगों का इस टाइप ऑफ बिजनेस डिफर सिग्निफिकेंटली इन टर्म ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीजर। ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस अलग होगा, अगर कॉरपोरेशन है तो उसका स्टार्टिंग का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है। लीगल कॉन्स्टेंट्स, इस चारों के लिए जो लीगल प्रॉब्लम आता है सबको अलग अलग आता है। ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये 4-5 के लिए हम जिस शॉप फॉर्म में लें तो ये भी अलग होगा। तो अकाउंटिंग मेथड भी सबके लिए अलग होगा, मार्केटिंग एंड प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी सबके लिए अलग होगा, है ना, रिस्क और लायबिलिटी भी ये सबका अलग अलग होगा। तो वो सब चीज़ हम लोग डिसाइड करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में कि मतलब बताना पड़ता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस फॉर्म में है ना, और किस टाइप का बिजनेस है, क्योंकि ये बात आपको अपना प्लान में क्लियर करना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स एंड ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब चीज़ थोड़ा समझने का है। फाइनेंशियल प्लान, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फैसिलिटेट्स द एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग टुगेदर मेन मटेरियल, मशीन एंड मेथड टू प्रोड्यूस गुड सर्विस।
आपके पास में पैसा है तभी ये सब चीज़ का आप अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हैं। देखो फाइनेंशियल प्लान, यहाँ पर से पहले इसको समझाएं। फाइनेंशियल प्लान का जो है ना, देयर आर 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। एक रेवेन्यू, एक फंड्स, एक इन्वेस्टर्स। मतलब आपको फाइनेंशियल प्लान बनाते समय पहले आपको ये दिखाना होगा कि आपका रेवेन्यू कितना होगा, मतलब आपका सेल कितना होगा, या फिर आपका जो है ना प्रोडक्शन कितना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सेल हो या जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से फंड का भी आवश्यकता ज़्यादा होगा। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल भी और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा अगर आपका सेल ज़्यादा है, टारगेट आपके ज़्यादा का सेल करने का या प्रोडक्शन करने का। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मतलब फंड भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो अब है कि दूसरा बात कि आपको अपना प्लान में बताना होगा कि ये जो फंड जो है ये कहाँ से रेज होगा। ठीक है, तो फंड रेज होने का 2 सोर्स हो सकता है। एक हो सकता है ओन सोर्स, एक होता है मतलब इसका 2 होता है। एक होता है ओन, एक होता है डेप्ट। एक हम लोग बोलते हैं ओन सोर्स और एक होता है कि डेप्ट, हम लोग ना कर्जा लेंगे। तो ओन सोर्स का मतलब हो जा रहा है कि हम लोग का जैसे कि मान लो मालिक पैसा लगाएगा ना, तो अगर कंपनी है तो शेयर इशू करेगा या प्रेफर शेयर इशू करेगा, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटरशिप है तो खुद पैसा लगाएगा, है ना। और दूसरा क्या होता है डेप्ट। तो डेप्ट मतलब ये है कि अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर है, एक ही आदमी है या पार्टनरशिप है, तो डेप्ट मतलब वो बैंक से लोन ले सकता है। कंपनी है तो डिबेंचर इशू कर सकता है। तो आपको अपना प्लानिंग में ये बात भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो फंड्स, ये जो आपका टारगेट है सेल का या प्रोडक्शन का रेवेन्यू टारगेट जो है, उसको अचीव करने के लिए आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, ओन सोर्स या लोन सोर्स या डेप्ट सोर्स, कहाँ से आप ज़्यादा ला रहे हैं। ठीक है, तो उसी के तो ये पैसा अब मान लो अगर डेप्ट है, कर्जा लेना है, या कंपनी है तो शेयर इशू करेगा। ठीक है, तो कंपनी है तो शेयर इशू करेगा, और अगर या फिर डिबेंचर इशू करेगा, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स चाहिए हमको, आउटसाइडर। तो इन्वेस्टर्स चाहिए, तो हम लोगों को जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान रखना होगा, जिससे कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते समय ये 3 जो कोर एलिमेंट बोले इसका ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लान इज प्रोजेक्शन ऑफ की फाइनेंशियल डाटा अबाउट। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नीडेड फॉर द न्यू वेंचर, कि इस बिजनेस के लिए कितना पैसा का ज़रूरत है उसका कमिटमेंट वो दिखलाना, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब इकोनॉमिकली देखना कि इंटरप्राइज जो है उसको प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता जो टारगेट किया है। ठीक है, तो ये 2 की प्रोजेक्शन फाइनेंशियल डाटा आपको दिखाना पड़ेगा। टू सिंप्लीफाई प्लान सो डिजाइन दैट एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर कुड हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ, यानी कि हम जो यहाँ जो बात बताए ना, तो उसमें जो अभी कंटेंट हम बोले उसका जो ध्यान रखना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका डिजाइनिंग ऐसा करना होगा कि इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर को साफ साफ समझ में आए। क्या समझ में आए, हाउ मच फंड आर रिक्वायर्ड, कितना ज़रूरत है, व्हेन विल फंड कम फ्रॉम, हाँ व्हेन विल फंड्स कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा, हाउ आर दे डिसबर्स्ड, मतलब उसका यूज़ कैसे होगा, जैसे मान लो फिक्स एसेट में कितना यूज़ होगा, प्रोडक्शन में कितना यूज़ होगा, द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, कितना कैश रहेगा। ठीक है, और यहाँ बताया कि प्रोबेबल रेवेन्यू फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट, और कम से कम पहला साल का उसको सेल कितना है ये दिखाना होगा। मतलब ये जो हम 3 एलिमेंट बताया ना, उसमें हम लोग ये तीनों का जो बात का ध्यान रखेंगे और जिसका प्लानिंग करेंगे, तो उसमें ये सारा आंसर मिल जाना चाहिए एंटरप्रेन्योर को और इन्वेस्टर को। और ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द फाइनेंशियल प्लान मस्ट एक्सप्लेन टू एनी पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला है उसको बताना होगा, हाउ द एंटरप्रेन्योर प्लान्स टू मीट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड मेंटेन इट्स लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू आइदर पे ऑफ डेप्ट और प्रोवाइड फॉर गुड रिटर्न इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका प्लान में ऐसा आपको शो करना होगा जिससे कि इन्वेस्टर को पता चले कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर पैसा उसको वापस कैसे मिलेगा, कैश मतलब लिक्विडिटी मतलब कैश कितना है, ठीक है ना, और इन्वेस्टर को रिटर्न कितना मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल यही बात है कि इन जनरल द फाइनेंशियल प्लान विल नीड 3 ईयर ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डाटा टू सेटिस्फाई एनी आउटसाइड इन्वेस्टर। तो ये प्लान जो मेरा होगा कम से कम वो 3 साल के लिए ज़रूर होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, तो ये ए से जी तक है, हम इसको 1 बाय 1 दिखाते हैं। पहला हम लोग का क्या है, परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल प्लान में ये जो होगा कि एक हम लोग जो चार्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो शीट रखेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना होगा, है ना। इसलिए परफॉर्मा बनाएंगे ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा आएगा तो वो पैसा कितना हम लोग फिक्स एसेट्स में, प्लांट हुआ, कॉस्ट में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, ये सब के लिए कितना खर्च करेंगे, ये पूरा क्लियर उसमें हम लोग प्लान में शो करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि हम लोग का एक बनाना पड़ेगा ये परफॉर्मा फाइनेंस डिसीजन, मतलब एक ऐसा भी प्लानिंग में एक पार्ट रखना पड़ेगा, एक परफॉर्मा या डिस्कशन का स्पेस रखना होगा जिसमें जो फाइनेंस डिसीजन मतलब कि रुपया कहाँ से आएगा, जो उधर पहले बताए थे, जैसे कि मान लो ओनर्स फंड और क्या है बोरोस फंड, कि अपना ओन सोर्स से पैसा कितना आएगा, आउटसाइड से कितना आएगा। ठीक है। तो या फिर दोनों का मिक्सर रहेगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ डिस्कस करना होगा। एक बात याद रखना कि ओन फंड से अगर हम लोग माने ओन सोर्स से अगर फंड जुगाड़ करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर हो या कोई सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनर है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये ओन सोर्स जो होता है ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड बोरोड फंड। बोरोड फंड जो मेरा होता है वो होता है चीप, सस्ता होता है। ठीक है। तो अगर हम लोन लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, अपना पैसा लगाएं तो महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि द एंटरप्रेन्योर्स जॉब इज़ टू एंश्योर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ओवरऑल मिक्स। तो दोनों को मिक्स करके फंड का अरेंजमेंट करना अच्छा है। हाँ, फॉर द जिससे कि काला दोनों का अरेंजमेंट मिक्सअप अगर अच्छा रहेगा तो लाभ का होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क मिनिमाइज, खर्चा भी कम आएगा, रिस्क भी कम होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथ्स मैक्सिमाइज, और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो असल में इसका अलग से चैप्टर होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही समझना इसमें काफ़ी है। परफॉर्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम देखो अभी तो सब प्लानिंग हो रहा है ना, तो इनकम स्टेटमेंट मतलब हम लोग जैसे पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उसी से को इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसमें ये दिखाना है कि मेरा कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है। तो द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड माने हम लोग कितना सेल कर पाएंगे माइनस प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उसके लिए कितना खर्च करना होगा, तो कितना इनकम कर पाएंगे, कितना उसमें से खर्च होगा, तो जो बचेगा उसी को बोला प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो इस तरह का एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। इट समराइज ऑल द प्रॉफिट डाटा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन ऑफ द न्यू एंटरप्राइज। ठीक है। अब ये जो डाटा बनाएंगे तो किस आधार पर बनाएंगे, तो मोस्ट कॉमनली एडोप्टेड टेक्निक, आधार या टेक्निक यूज़ करें ये मार्केट रिसर्च के द्वारा। मैं मार्केटिंग को रिसर्च करके हम लोग अंदाज लगाएंगे कितना सेल होगा, कितना मेरा खर्चा होगा, या फिर इंडस्ट्री सेल्स, किसी का इंडस्ट्री का सेल है उसको आधार करके, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, है ना, और मतलब जो परचेजर है उसका इंटेंशन उसको समझते हुए, मैंने उस टेक्निक को फॉलो करते हुए, एक्सपर्ट ओपिनियन किसी से राय लेंगे, फाइनेंशियल डाटा ऑन सिमिलर स्टार्टअप या उसी प्रकार का कोई और बिजनेस में जो डाटा है उसका डाटा लेकर के अपना हम प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस का, या सम ट्रायल एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ और अदर, या फिर खुद से ट्राई करके। मतलब ये तो टेक्निकल चीज़ है, हम लोग तो बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, तो ये जो टेक्निक बताया ना 6, तो इसी को में से किसी एक को बेस करके हम अपना प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो ये एक हम लोग को परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। और दूसरा देखो यहाँ पर है परफॉर्मा ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो मतलब क्या है, देखो कि हम लोग देखो बिजनेस में यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर नॉट द सेम, व्हेन फ्रॉम सेल्स वी सब्ट्रैक्ट एक्सपेंस द रिजल्ट इज प्रॉफिट। मतलब सेल और एक्सपेंस का डिफरेंस हुआ प्रॉफिट होगा, है ना, और कैश कितना रिसीव्ड हुआ और कितना कैश पेमेंट हुआ, तो जो बचा तो उसका जो मूवमेंट होता है उसका कैश फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश फ्लो बनाने का असली कारण होता है कि कभी कभी बिजनेस में मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन कैश इन हैंड बहुत कम है। तो इसलिए ये जानने के लिए कि कैश का इनफ्लो
और कैश का आउटफ्लो कब कब और कैसे कैसे और कितना कितना और किस पर्पज़ के लिए हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग एक प्रोफॉर्मा बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से तो हम लोग प्रॉफिट जान पाएंगे, लेकिन उससे कैश मूवमेंट नहीं जान पाएंगे। ठीक ना, इसलिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है ये वाला, ये परफॉर्मा बैलेंस शीट। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, एसेट लायबिलिटी, कि हम लोग का बिजनेस 1 साल के बाद जो स्टैंड अप होगा उसमें मेरा एसेट्स कितना ठहरेगा और कितना मेरा लायबिलिटी ठहरेगा। तो वो एसेट लायबिलिटी का जो स्टेटमेंट है वो बस उसी को जानने के लिए मैं समरी ऑफ द प्रोजेक्ट एसेट लायबिलिटी, ठीक है, कि मेरा 1 साल के बाद क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी मतलब होगा, वो जानने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। तो यहाँ पर सब एस्टिमेट है, एक्चुअल कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर बोला जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिजनेस कोई शुरू भी करता है ना, तो सबसे पहले जितना बताया ना वो सब बाद में डिस्कस होता है, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस होता है। इसमें ऑर्डर वाइज बाद में दिया है, लेकिन अक्सर फॉरेन कंट्री जो अपना बिजनेस प्लान बनाता है तो उसमें पहले वो ब्रेक इवन पॉइंट पे डिस्कस करता है, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट से क्या पता चलता है, थोड़ा बहुत 11 में क्या होगा कि हम लोगों का अच्छा पहले ही पता है ब्रेक इवन पॉइंट मतलब का कि कितना माल सेल करेंगे कि जिससे मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ये जानते हैं हम लोग। तो अब अगर हम लोग टारगेट प्रॉफिट, अगर हम लोग कुछ प्रॉफिट टारगेट किए हैं, तो अगर हम लोग कुछ टारगेट प्रॉफिट है तो उस टारगेट प्रॉफिट के लिए हम लोग को कितना सेल करना पड़ेगा, कितना सेल करना होगा। तो ये चीज़ समझ लो पहले डिसाइड होता है कि हम लोग मान लो 50 करोड़ लाभ करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सेल करना होगा। तो इसके लिए मान लो हो सकता है कि हम लोग को 5,000 करोड़ माल बेचना पड़ेगा, 5,000 करोड़ का माल बेचना होगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है ना कि उसमें फिक्स्ड एसेट्स और रेवेन्यू एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये हम लोग पहले पढ़े थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर हम लोग को सेल 5 करोड़ करना है तो इसका मतलब तब मेरा 50 करोड़ प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से समझ लो हम लोग का फाइनेंशियल प्लान बनता है, उसी हिसाब से हम लोग का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यानी फिक्स्ड एसेट का अरेंजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो असली में देखा जाए तो सबसे पहले ना ब्रेक इवन पॉइंट पर डिस्कस होता है। ये फॉरेन टेक्निक है ये वाला, कि इससे पता चलेगा कि मेरा जो है इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना सेल करना होगा। तो अब देखना है कि मेरा अंदर उतना एबिलिटी है कि नहीं है सेल करने का, है ना, तब फिर बाकी सारा काम होता है। ये लेकिन पहले बनता है, किताब में बाद में दिया अलग मैटर है। देखो वही सब यहाँ लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ BEP इज क्वाइट यूजफुल फॉर द एंटरप्रेन्योर एज इट हेल्प इन असेसिंग मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट टू प्रोड्यूस। कम से कम कितना बेचना होगा जिससे कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वालिटी ऑफ आउटपुट अपॉन द प्रॉफिट। अगर हम क्वांटिटी का चेंज करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा ना, घटेगा बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेल प्राइस का रखेंगे हम लोग। प्रॉफिटेबल ऑप्शन इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, और मेरा अगर 3-4 तरह का प्रोडक्शन लाइन है तो किस में कितना प्रॉफिट होगा ना। तो ये सारा चीज़ डिस्कस ब्रेक इवन पॉइंट से होता है। बता ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहले डिस्कस किया जाता है तभी मेरा कुछ भी प्लान होगा। हाँ, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे तब ना कितना सेल करना है, तभी ना पैसा जुगाड़ करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इतना ही, इसको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये लास्ट में हम लोग का ये आया हम लोग का इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। मतलब हम लोग जो प्लानिंग करने जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, तो इससे सोसाइटी को कहाँ पहुँचेगा। इन व्यू ऑफ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस दी abatement cost, that is cost of controlling the environment damage should also be studied in the plan। तो इसमें हम लोग क्या बेनिफिट दे रहे हैं सोसाइटी को, सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचेगा इन्वायरमेंट पे, इसका डिस्कस करना, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ शो कर देंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कि कुछ सामान बाहर से लाएंगे कि नहीं लाएंगे, एनसिलरेशन सारा प्रोडक्शन खुद करेंगे या दूसरा कंपनी को कुछ बनाने के लिए देंगे ना, और उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन कहाँ होगा, हाँ, लोकल रिसोर्स निकालेंगे हम लोग, और हम लोग किस किस डेवलपमेंट एरिया में काम करेंगे, ये सब इसमें डिस्कस किया जाता है।